आपको दिखाते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार हमारे सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। 3 आतंकवादियों को, लश्कर के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। और अहम बात इसमें यह है कि इससे बस 24 घंटे पहले ही ये सब आतंकवादी बने थे। आतंक के रास्ते पर इन्होंने चलना शुरू किया था। तीनों को जब गिरफ्तार किया गया था उस समय एक ही दिन पहले सबने आतंक का रास्ता पकड़ा था, अपने हाथों में लेकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी। और जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, सुरक्षा बलों ने उनके घर वालों से संपर्क किया। फिर उन्हें पकड़ने में देर नहीं लगी। उनके पास से 3 AK-47 राइफल्स और 6 मैगजीन बरामद की गई हैं। मैं किसी भी अलायदी की पसंद सब में शामिल नहीं होगा जिस करने वाली अफवाज को नुकसान पहुंचे। सुरक्षा बलों ने उनके रिश्तेदारों और गांव वालों के साथ काउंसलिंग की, ये शपथ दिलाई कि उनमें से कोई आतंकवाद का साथ नहीं देगा। किसी भी अलायदी की पसंद सब में शामिल नहीं होगा। इनका फोटोग्राफ वायरल हुआ था हथियार के साथ में, और इन 3 लड़कों ने अपने घर पे फोन करके बताया था कि ये उन्हें माफ कर दे और टेररिज्म के राह पर ये लोग चले गए थे। इस इंफॉर्मेशन के आते साथ ही इनके घर वालों को हमने कांटेक्ट किया और हमारी जो सर्विलेंस की टीम है उन्होंने इनका ट्रैकिंग स्टार्ट किया। आज सुबह ये खबर आई कि इनकी प्रेजेंस जंगल में यहाँ पर सोगाम के एरिया में है। उस खबर पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान इनको हिरासत में लिया गया और इनके साथ में जो इनके पास में जो हथियार थे वो बरामद किए गए। ये जो पूरी कार्रवाई है ये टाइमली होने की वजह से इन लड़कों का फर्दर जो टेररिज्म में जाने का जो रास्ता था वो रुक गया। ये एक मैसेज है ऐसे सारे लड़कों को जो कहीं ना कहीं फेंस सिटर्स है। वो सारे लोग जो कहते हैं कि भारतीय सेना दरअसल हिंसा करती है और मजबूर करती है इन्हें आतंक के रास्ते पर पहुंचने के लिए, वो इतना भी बता दें कि क्यों इन्हें अरेस्ट किया गया। उस हिसाब से तो इन्हें सीधे मौत के घाट उतारना चाहिए था, लेकिन भारतीय सेना की सिर्फ एक कोशिश रहती है कि जो युवा हैं, जो जम्मू कश्मीर का भविष्य है, वो सही रास्ते पर रहे। किसी को आतंक का रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच देखिए, कुपवाड़ा में इस तरह की काउंसलिंग चल रही थी और पुलवामा में एक और आतंकी हमला हुआ। वहां पर पुलिस और CRPF की 182वीं बटालियन पर यह हमला हुआ, जिसमें हेड कांस्टेबल अनूप सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। जम्मू कश्मीर से अब हम नेपाल आपको लिए चलते हैं, क्योंकि नेपाल में अचानक चीन की शह पर जो चीजें हो रही हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। भारत की तरफ से उसे साफ साफ कह दिया गया है कि किसी भी तरीके से उसे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो भारत की संप्रभुता का सम्मान करना न हो। भारत ने कहा कि आपने जो बाउंड्री की रेखा खींच दी है उसके लिए भारत से न तो संपर्क किया गया है, न एक टेबल पर बैठकर इस बारे में चर्चा की गई है। भारत ने नेपाल से पुनर्विचार की बात की है। नेपाल ने यह नक्शा जारी करके भारत और नेपाल की पुरानी दोस्ती और कूटनीतिक संबंधों का नक्शा बदल दिया है। नेपाल के नए राजनीतिक मैप में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया है, जबकि भारत हमेशा से इसे अपनी सीमा का अभिन्न अंग मानता आया है। नेपाल की इस हरकत का भारत ने सख्त जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय इस मुद्दे पर अडिग है। विदेश मंत्रालय का रुख ये है कि नेपाल ने अकेले ही बैठकर नक्शा बना लिया और ये नक्शा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। MA ने कल रात को ही आधिकारिक बयान जारी कर नेपाल से कहा था कि नेपाल से अनुरोध है कि इस तरह का न्यायपूर्ण नक्शा दिखाने से बचे और भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करें। सेना के सूत्र बताते हैं कि भारतीय सेना और ITBP कालापानी में 1947 से ही तैनात रहे। 1962 के बाद यहां भारत की तैनाती और बढ़ती चली गई और नेपाल ने हाल ही में इस पर आपत्ति जताई। इस क्षेत्र में काली नदी बहती है। काली नदी से पूर्वी दिशा का हिस्सा नेपाल का है, जबकि पश्चिमी दिशा का हिस्सा भारत का है। सेना के सूत्र ये भी बताते हैं कि काला पानी भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। भारत इस क्षेत्र से बुरांग और टकलाकोट पर नजर रखता है। ये हालात कैसे आ गए, ये भी सोचने वाली बात है। 6 साल पहले काठमांडू की सड़कों पर नरेंद्र मोदी मेहमान थे, लेकिन अब नेपाल की सत्ता चलाने वाले लोग वो गर्मजोशी भूल गए।
मई के महीने में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ऐसे 2 बयान दिए जिनसे भारत हैरान रह गया। कुछ दिन पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की दूरी घटाने वाले लिपुलेख तक के सड़क मार्ग का उद्घाटन किया, तो उसके 15 दिनों के भीतर नेपाल ने अपना एक राजनीतिक नक्शा निकाल दिया और लिपुलेख को अपना इलाका कह दिया। ये जो नेपाल के द्वारा जो ये नया पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके के किसी भी प्रयास से नेपाल को बचना चाहिए, क्योंकि ये जो संबंध हैं ये बेहद गहरे हैं और इन संबंधों को क्षति पहुंचा करके दोनों देशों का ही भला नहीं हो सकता। नेपाल को ये मुगलता भी नहीं रहना चाहिए कि चाइना उसकी मदद कर सकता है। नेपाल को मेरे विचार से चाइना के वास्तविक चरित्र को समझते हुए चाइना के साथ एक ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि ताकि वो चाइना के किसी जाल में न फंसे। नेपाल ने नवंबर 2019 में भी तब ऐतराज जताया था जब भारत ने अपना नक्शा जारी किया था, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरी और लिपुलेख भारतीय इलाके के तौर पर दिखाए गए थे। लिपुलेख तक की सड़क को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दर्शकों की मांग को पूरा होना कहा था। नेपाल के विरोध के बीच भारत ने साफ कहा है कि सड़क भारतीय सीमा में ही बनी। वाकई ऐसे लगता है कि इस वक्त शायद चीन का हाथ इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि 1962 से ये इलाके हमारे पास रहे हैं और कभी भी नेपाल ने इसके ऊपर आपत्ति नहीं उठाई है और दोनों देशों के बीच में ये बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है और आज भी ये बातचीत के द्वारा सुलझाया जाएगा। चाहे नेपाल के प्रधानमंत्री की रुख चीन की तरफ हो, उसके बावजूद भी जिस तरह के हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, मुझे कोई शक नहीं ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। नेपाल की राजनीति पर नजर रखने वाले मानते हैं कि वहां चरम राष्ट्रवादी राजनीति चल रही है और हो सकता है कि चीन के इशारे पर नेपाल भारत विरोधी रुख अपना रहा हो। हालांकि चीन इस बात से बार बार इनकार करता रहा है। भारत और नेपाल के बीच 1800 किलोमीटर लंबी खुली सरहद है और लोगों के बीच सीधे संबंध है, लेकिन नेपाल की राजनीति ने भारत विरोधी माहौल तैयार कर दिया है। सेना में सूत्रों के मुताबिक कालापानी और लिपुलेख का इलाका सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय सेना की इस क्षेत्र में मौजूदगी रही है। 50 के दशक में कई चौकियां थी। 1962 के युद्ध के समय से अब तक लगातार सेना की यहां मौजूदगी रही है। एक बात और, सेना के मुताबिक काली नदी के पश्चिम का इलाका नेपाल के भी मुताबिक हमेशा भारत का रहा है। काली नदी के पूर्व का इलाका नेपाल का था और जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख के पास सड़क निर्माण हुआ है वो पश्चिम के इलाके में हुआ है, यानी भारत के इलाके में। नेपाल ये प्रश्न अब संभवतः किसी विदेशी ताकत के दबाव में उठा रहा है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। भारत में केदारनाथ है तो नेपाल में पशुपतिनाथ है। कहते हैं दो देशों के बीच अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच तो एक खून का रिश्ता जुड़ने की बात भी कही जाती है। वैसे जनकपुर, जो कि प्रभु श्री राम का ससुराल है, वो भी नेपाल में ही है और इसीलिए आस्था से भी जुड़ा हुआ है। नेपाल की सरकार बेहतर हो, इस तरह की चीजें चीन के दबाव में आकर न करे। बहरहाल राम जी के ससुराल की बात हमने की, अब राम जी की जन्मभूमि की बात कर लेते हैं, अयोध्या की बात, जहां पर निर्माण चल रहा है राम मंदिर का। पहले भी जब वहां पर प्रमाण की तलाश हो रही थी तो खुदाई हुई थी एएसआई की देखरेख में, बहुत सारी चीजें वहां से निकली थी जिसके आधार पर आगे पूरा मामला भी बना। लेकिन अब जब वहां पर नींव डालने के लिए वहां पर खुदाई हो रही है तो और भी बहुत सारी चीजें वहां पर निकली हैं जो ये प्रमाण है कि इससे पहले वहां पर क्या हुआ करता था। देखिए ये रिपोर्ट। मंगल पवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। कोरोना काल में जमीन चीरकर इतिहास की निशानियां बाहर आई हैं। सदा चले आई प्राण। अयोध्या में राम जन्मभूमि की आई ये तस्वीरें राम भक्तों के लिए नया उत्साह लाई हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। मंदिर निर्माण से पहले सबूत एक एक कर बाहर आ रहे हैं। ये राम भक्तों को भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां जो खंडित हैं। मंदिरों में लगे 6 प्राचीन स्तंभ जो रेड सैंडस्टोन से बने हैं।
ब्लैक टच स्टोन के 7 स्तंभ, पुष्प कलश, मेहराब के पत्थर, साथ ही 4 फीट 11 इंच का एक शिवलिंग और दूसरे कई अवशेष। ये चीजें अयोध्या में राम मंदिर की सबसे नई गवाही पेश करती हैं। ये वो सबूत हैं जो राम मंदिर निर्माण के लिए समतल की जा रही जमीन से निकले हैं। लॉकडाउन शुरू होने के पहले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह पर विराजमान रामलला को नए मेकशिफ्ट मंदिर में शिफ्ट किया था और तब से राम जन्मभूमि पे काम शुरू करने की बात शुरू हो गई थी। लेकिन 2 लॉकडाउन तक सब कुछ यूं ही ठप रहा, लेकिन तीसरे लॉकडाउन से यहां काम की इजाजत मिली और भीतर जो राम जन्मभूमि क्षेत्र है वहां पर बकायदा खुदाई शुरू हुई, वहां पर समतलीकरण का काम शुरू हुआ जो चल रहा है। और जमीन समतल होने के दौरान ही बहुत सारी पुरातात्विक मंदिर के भग्नावशेष, जो मंदिर के अलग अलग खंडित मूर्तियां, इसके अलावा शिवलिंग और साथ साथ कई मंदिरों के खंभे मिले हैं। इसका जितना पुरातात्विक महत्व है, अब मंदिर बनने के साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी बढ़ेगा। 67 एकड़ में फैला है राम जन्मभूमि परिसर। वहीं पर मंदिर निर्माण के लिए जमीन को समतल करने का काम चल रहा है। सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में राम मंदिर ट्रस्ट इस काम को पूरा कर रहा है। मंदिर परिसर के इस हिस्से में पहले रामलला विराजमान थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस स्थान पर राम मंदिर का काम होने जा रहा है और इस मंदिर की नींव तैयार करने के लिए मिट्टी को बराबर किया जा रहा है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन की वजह से मंदिर निर्माण से पहले ये सारा काम काफी देर से शुरू हो पाया है। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। 11 मई को भूमि समतल करने का काम शुरू हुआ था। 3 जेसीबी मशीन, 2 ट्रैक्टर और 1 क्रेन की मदद से 10 मजदूर लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। करीब 10 दिनों में राम मंदिर ट्रस्ट को यह कामयाबी हासिल हुई। देखिए, ये तो पहले ही एएसआई की रिपोर्ट में साबित हो चुका था कि वहाँ पहले भी मंदिर था। उसके तमाम प्रतीक चिन्ह, कमल के पुष्प, स्वास्तिक के निशान, त्रिशूल, धनुष बाण, ये सब एएसआई की रिपोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट थे। उसी आधार पर भी जो फैसला आया था, भगवान रामलला के पक्ष में आया था, उसी का ये जो दोबारा वहाँ पर निर्माण के पहले समतलीकरण शुरू हुआ है, तो वही सब चिन्ह मिल रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए जो बैरिकेडिंग थी उसे पहले ही हटा दिया गया था ताकि मंदिर निर्माण के काम को आगे बढ़ाया जा सके। साधु संत खुशी जता रहे हैं कि इन धरोहरों के दर्शन हो रहे हैं। ये वो दर्शाती कि बहुत सुंदर मंदिर, बहुत भव्य के साथ साथ बहुत ही सुंदर मंदिर बना था। उसकी आकृतियां जो बनी हुई थी उसको देख करके, उसकी नक्काशी को देख करके लोग आकर्षित होते थे। आज आपके सामने में प्रत्यक्ष प्रमाण है, खुदाई में दिख भी रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि उनकी अब आंख खुलना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो हमारे सनातन धर्म संस्कृति को देखने के बावजूद भी नजरअंदाज करते हैं। अब वो सामने देख लें, क्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में 9 नवंबर को फैसला सुनाया था। उस आदेश के मुताबिक 3 महीने में ट्रस्ट भी बना लिया गया। लोगों ने दान देना भी शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक 2 अप्रैल तक मंदिर निर्माण ट्रस्ट के खाते में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिल चुकी थी। 25 मार्च 2020 को श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला को टेंट से निकालकर खुद सीएम योगी ने अस्थायी मंदिर के रजत सिंहासन पर विराजमान करवाया था। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान हुए थे। अब राम मंदिर की नींव के लिए जमीन समतल करते हुए मूर्तियों और शिवलिंगों के मिलने से राम भक्तों का उत्साह बढ़ गया है। इससे पहले अयोध्या में एएसआई की खुदाई में भी मंदिर से जुड़े कई अवशेष मिले थे। इस बारे में आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने पूरी जानकारी जुटाई थी।
अवशेषों का एक बड़ा हिस्सा उसी स्थल पर रखा गया है और काफ़ी चीज़ें वहाँ से लाकर संग्रहालय में स्थापित की गई हैं। दरअसल अगर हम कारीगरी देखें जिस तरह की गई है, इसमें एक मंदिर निर्माण हो सकता है, ऐसी संभावना जताई गई है एएसआई द्वारा भी। हम आपको ये भी बताएं कि एएसआई ने इन चीज़ों की जो उम्र बताई है या कितने प्राचीन हैं, वो करीब करीब 11वीं सदी ईसा पूर्व, और जो खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, वो पहली सदी ईस्वी की है। मंदिर निर्माण का काम अभी जारी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्पीड भी बढ़ेगी। राम मंदिर ट्रस्ट को उम्मीद है कि अभी और अवशेष मिलेंगे, जिससे राम जन्मभूमि होने के सबूत ज्यादा पुख्ता होंगे। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक एक करके ये सारी चीजें बाहर निकल रही हैं। बहरहाल अभी हम तूफान की बात करेंगे, अम्फान की बात करेंगे, जिसने भयंकर तबाही मचाई है, खासकर बंगाल में। उड़ीसा के भी कई इलाकों में बहुत तबाही का मंजर देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उन पूरे तूफान ग्रस्त इलाकों का दौरा करने वाले हैं। लॉकडाउन के दौरान अगर हम देखें तो पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री किसी दौरे के लिए निकलने वाले होंगे। लेकिन बंगाल में खास करके बहुत ज्यादा तबाही रही है। लगभग 72 लोगों की जान चली गई है। अगर वहां के एयरपोर्ट का, कोलकाता एयरपोर्ट की सिर्फ तस्वीर आप देख लें तो वहां किसी तालाब सी सूरत नजर आती है। वहां पर प्लेन्स को खैर कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इमारत का एक हिस्सा जरूर वहां क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा उड़ीसा में भी तबाही रही है। हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हालांकि उससे पहले एक और जानकारी दे दें कि एनडीएमए के अनुसार जो ये तूफान है अब उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने लगा है और अगले 12 घंटों में अनुमान है कि ये कमजोर पड़ जाएगा। चंद घंटों के लिए आया तूफान, मगर शहर को बर्बादी के ऐसे दे गया निशान जो महीनों नहीं भरेंगे। अम्फन तूफान आकर गुजर गया, लेकिन छोड़ गया शहर को सिसकते हुए, तड़पते हुए। पश्चिम बंगाल अम्फन तूफान की मार से कराह रहा है। जो प्लेन कभी आकाश की ऊंचाई नापते थे, वो पानी में तैर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट मानो किसी तालाब में तब्दील हो गया है। कोलकाता में बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर धराशायी हैं। कलकत्ता क्लब के सारे पेड़ एक साथ जमींदोज हैं। सैकड़ों की तादाद में पेड़ सड़कों पर पड़े हैं। रास्ते बंद हैं। पेड़ों को काटकर रास्ता खोलने की कोशिश में जुटे हैं। पूरे शहर में रास्तों में पेड़ गिरा हुआ है और इस वक्त रास्ते में उतर के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो अफसर्स हैं वो इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है वो गिर चुका है यहाँ पे और हाथों से इसको हटाया जा रहा है। इस वक्त जो केएमसी के कर्मचारी हैं वो कोशिश में जुटे हुए हैं कि इसको साफ कर दिया जाए। कोई पेड़ किसी दुकान पर गिरा है, कोई किसी के मकान पर गिरा है, कोई पेड़ गरीबों के अरमान पर गिरा है और कोई किसी की जान पर गिरा है। दीघा की तस्वीरें भयानक भी हैं और दर्दनाक भी। मैं इस समय हूँ दीघा के इलाके में, जहां बर्बादी का मंजर है। ये एक मकान है जो पूरी तरह से टूट गया है। तबाही इस कदर हुई है कि जहां एक और टीन की शेड उड़ गई है तो वहीं पत्थरों की बनी हुई दीवार टूट गई है और साथ ही साथ घर में घुसने का रास्ता तक खत्म हो गया है। रास्ता इस कदर खत्म हुआ है कि पेड़ के टूटने की वजह से और आसपास हुए नुकसान की वजह से अब परिवार खुद ही पेड़ काट के घर का रास्ता बना रहा है। दीघा, कोलकाता, 24 परगना और हावड़ा समेत कई जिलों में बर्बादी बनकर गुजरा था अम्फन तूफान। तेज हवाओं के साथ बेहिसाब बरसात ने शहर की सूरत को ही बदल दिया है। कोलकाता में बिजली के खंभे टूट कर रास्तों पर पड़े हैं। शहर की बत्ती गुल है और शहर जैसा लग कहां रहा है, वो तो समंदर हो गया है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, सड़क पर सैलाब उमड़ा है। घरों के भीतर लोगों के सामान पानी है। बेहिसाब परेशानी।
हावड़ा की तस्वीरें हैं ये। टिकियापाड़ा रेलवे यार्ड पानी में डूबता उतराता दिख रहा है। हावड़ा की ही ये तस्वीरें दिलों को दरकाने वाली हैं। कहीं पेड़ गिरा तो घर जमींदोज हो गया, कहीं पेड़ के नीचे दबकर किसी ने जान दे दी, कहीं घरों में घुसाए पानी को उलीचने की कोशिश हो रही है, कहीं घरों में तैर रहे हैं सारे सामान। शहर के सिसकने की ऐसी एक नहीं, हजारों तस्वीरें हैं। अकेले बंगाल में 72 लोगों को ये तूफान लील गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही पीएम से मांग की है कि वो आए और बंगाल की हालत में